मेरा नाम अहमद है। मैं सुबह-सवेरे दफ़्तर जाने के लिए घर से निकल रहा था। दिल में एक अजीब-सी बेचैनी थी। लग रहा था कुछ नया होने वाला है या फिर कोई पुरानी बात जो आज मैं गहरी शिद्दत से महसूस करने वाला हूँ। मैंने अपने वालिदैन से दुआ ली, बहन के सर पर हाथ रखा और अपना लंच बॉक्स लेकर घर से निकल गया। मैं अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करता था। ये कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरे एक दोस्त की है जो मेरे साथ नौकरी करता था। उसका नाम इमरान था, मगर पिछले 1 साल से वो कनाडा गया हुआ था। आज जब मैं दफ़्तर पहुंचा तो देखा कि इमरान दफ़्तर की गेट के बाहर खड़ा है। मुझे देखते ही वो खुशी से गले मिल गया और बोला कि मैं तुम्हारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कहा, यार तुम कनाडा से कब आए और आए तो मुझे बताया भी नहीं। तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, मैं तो तुम्हें एयरपोर्ट से लेने आ जाता। उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मैंने पूछा क्या हुआ, वो खामोश हो गया। न जाने क्यों उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। ये वो इमरान नहीं था जो मेरा पक्का दोस्त हुआ करता था। आज उसके अंदाज और उदास चेहरे से कुछ और ही बात नज़र आ रही थी। मैंने उसकी परेशानी जानने की कोशिश की तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ ताकि तुम्हें अपनी मुश्किल बता सकूँ, क्योंकि तुम ही वो वाहिद शख्स हो जो मुझे अच्छी तरह समझते हो और जिसे मैं जाते वक्त कुछ भी बताए बगैर चला गया था। मैं शुरू से ही नरम दिल इंसान था। लोग मेरे साथ जैसा भी सलूक करते, मैं खुशी खुशी कबूल कर लेता। मेरा मानना था कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर मेरा मिजाज नरम है तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाले का भी वैसा हो। इमरान मेरा दोस्त ज़रूर था, मगर काफ़ी अरसे से बैरून मुल्क जॉब की कोशिश कर रहा था, लेकिन कामयाबी नहीं हो रही थी। जब आखिरकार उसकी जॉब लगी तो उसमें गुरूर आ गया। उसे कनाडा की एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट मिली थी और वो जाना चाहता था। उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा कि कहीं मैं भी कनाडा जाने का ना सोचूं। उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो अपने ख़ानदान को छोड़कर इतनी दूर जा रहा था, जबकि मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और वो कभी भी मुझे अपने से दूर ना करते। अल्लाह ताला का करम था कि मैं यहाँ भी अच्छी खासी कमाई कर रहा था। मेरी अभी शादी नहीं हुई थी, वालिद भी कभी-कभार कुछ कमा लेते थे, लेकिन उन पर कोई बोझ नहीं था। मेरी तनख्वाह से घर का खर्च आराम से चलता था। इमरान शादीशुदा था, उसका कोई भाई नहीं था और वालिद भी नहीं थे। उसके वालिद 4 साल पहले ही इंतकाल कर गए थे। एक बहन थी जो एक स्कूल में पढ़ाती थी और उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे। मैं उसकी शादी में गया था, मगर कभी उसके घर नहीं गया क्योंकि उसने मुझे कभी बुलाया ही नहीं। हमारी दोस्ती को 4 साल हो चुके थे और उसे लगता था कि मैं उसका सबसे करीबी दोस्त हूँ। लेकिन जब उसकी कनाडा में जॉब मिली तो उसने सोचा कि अगर मैं बता दूंगा तो शायद मैं उससे जल जाऊं। इसलिए उसने बगैर बताए कंपनी से इस्तीफ़ा दिया, कागजात तैयार करवाए और कनाडा रवाना हो गया। इसके बाद काफ़ी अरसा हमारा राब्ता ना हो सका और आज 1 साल बाद उसे सामने देखकर मैं हैरान रह गया। मगर उसकी हालत अजीब थी, लग रहा था जैसे उसे कोई बड़ा सदमा पहुंचा हो। लेकिन ये सदमा किस बात का था, वो अब मुझे बताने वाला था। उसने पहले ही नौकरी छोड़ दी थी और जानता था कि मैं अब भी इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। इसीलिए वो मेरा इंतज़ार गेट के बाहर कर रहा था। हम दोनों एक कैफ़े में जाकर बैठ के मैंने उसके लिए आज का दिन छोड़ दिया। दफ्तर नहीं गया, बल्कि उसके चेहरे पर परेशानी और उदासी देखकर कैफ़े ले आया। मैंने सोचा कि वो चाहे रास्ते में भटक गया हो या मुझे गलत समझा हो, लेकिन मैं उसकी तरक्की से कभी नहीं जल सकता था, क्योंकि मेरे हालात भी अच्छे थे। मेज़ पर बैठते ही वो फूट-फूट कर रोने लगा और सबसे पहले मुझसे माफ़ी मांगी कि बगैर बताए कनाडा जाने का फ़ैसला कर लिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुमसे मायूस नहीं हूँ। इंसान को जहाँ कामयाबी मिले वहाँ जाना चाहिए। उसने बताया कि कनाडा में उसने पलक झपकी और जैसे किसी और वक्त में चला गया हो। आहिस्ता से बोला कि इस दिन के बाद मैं कभी खुद को मुकम्मल महसूस नहीं कर सका, जैसे मुझसे कुछ छिन गया हो। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो मेरा आखिरी सहारा थी। इमरान की आंखें खला में देख रही थी। उसने कहा कि जब मेरे वालिद उस दुनिया से रुखसत हुए तो मैं सिर्फ 5 साल का था। अम्मी ने 2 नौकरियां की, दूसरों के घरों में बर्तन मांजे, कपड़े सिले, ताकि मैं पढ़ लिख सकूं, अच्छा इंसान बन सकूं, अच्छा खा सकूं और अच्छा पहन सकूं। मैंने नरमी से उसे तसल्ली दी। उसने कहा कि मैंने कभी अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी गुजारते नहीं देखा। फिर वक्त बदला, मैं बड़ा हुआ, नौकरी मिली, शादी हुई, बीवी अच्छी थी, मगर शादी के सिर्फ चंद दिन तक। मुझे अपनी बीवी बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि जब रात को मैं घर आता तो वो सवर कर मेरा इंतज़ार करती थी। मेरी खिदमत में कोई कमी न करती, जैसे मैं कहता वैसे ही करती थी। मगर अम्मी के मुंह से हमेशा यही सुनने को मिलता कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अम्मी को इसका अंदाज पसंद नहीं आया था, झगड़े शुरू हो गए। मैंने बीच का रास्ता निकालने की बजाय एक दिन अम्मी से कह दिया कि आप कुछ दिन मामू के घर चली जाए, घर में सुकून हो जाएगा, हालात बेहतर होंगे। और वो हालात बेहतर होने तक मामू के घर ही रही। ये कहकर इमरान खामोश हो गया, जैसे अल्फाज की गिरा खोलना उसके लिए मुश्किल हो गया हो। फिर बोला कि मैंने उस वक्त सोचा कि अम्मी को मामू के घर भेजने का फैसला सिर्फ वक्त ही है,
मगर मुझे क्या पता था कि वो वक़्ती फ़ैसला मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। मैंने आहिस्ता से पूछा, "तो क्या तुमने हमेशा के लिए अम्मी को मामू के घर छोड़ दिया? कभी वापस बुलाने की कोशिश नहीं की?" मेरा सवाल सुनकर इमरान के चेहरे पर थकन के आसार आ गए। जैसे बरसों से उसके दिल में कैद अल्फाज बाहर आने लगे हों। उसने कहा कि मैं तो अम्मी को मामू के घर छोड़कर बेफिक्र हो गया था कि वो मामू के पास है। ये कहकर इमरान ने सांस दी और नज़र नीची कर ली। फिर बोला कि मैं तो दफ्तर अपने काम में लगा रहता था, मगर मुझे क्या पता था कि घर में क्या हो रहा है। उसने कहा कि बीवी तो घर में सुकून से रह रही थी, मगर फिर मैं बैरून मुल्क नौकरी के लिए भाग दौड़ करने लगा। इसी दौरान बीवी हामला हो गई। ज़िंदगी जैसे तंग रस्सी पर चलने जैसी हो गई थी। हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स, दवाइयाँ, इन सब के बीच अम्मी कहीं पीछे रह गई। एक तरफ नौकरी ढूंढना और बैरून मुल्क जाने का ख्वाब। ये कहते ही इमरान खामोश हो गया, जैसे कोई मंजर उसकी आंखों के सामने लौट आया हो। उसने बताया कि पहले तो मामू का फ़ोन आता था। वो कहते थे कि बेटा, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक है। रोज़ सुबह चाय बनाती है, मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाती है, नमाज पढ़ती है। मामू की बात सुनकर मैं सुकून का सांस लेता था कि चलो अच्छा है, अम्मी खुश है। समझता था कि सब ठीक है। फिर एक दिन फ़ोन बंद हो गया। कई बार मामू को कॉल की, मगर कोई जवाब ना आया। मैंने सोचा शायद वो गांव चले गए हों। बीवी की तबीयत हमल के दौरान ख़राब हो रही थी। वक्त ही ना मिला कि खुद जाकर अम्मी को देखा था। ये कहकर इमरान ने आंखें बंद करके सर झुका लिया और खामोश हो गया। मैं उसकी पूरी बात सुनता रहा। हमारे इर्द गिर्द कैफ़े में काफ़ी लोग बैठे थे और बाहर का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। फिर उसने बात आगे बढ़ाई। अम्मी को मामू के घर गए हुए 5 महीने गुजर गए थे। मेरी बीवी से भी घर का कोई काम नहीं हो रहा था। फिर मेरी अम्मी वापस आ गई। अम्मी को देखकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है, अम्मी वापस आ गई हैं, अब घर का काम भी कर लेंगी और बीवी को भी संभाल लेंगी। मैं तभी यही नौकरी कर रहा था, मगर कोशिश अभी जारी थी कि बैरून मुल्क जॉब मिल जाए। और फिर मेरा ख्वाब पूरा हो गया। मेरी कनाडा में जॉब लग गई। मैं बहुत खुश था। मगर माँ के घर वापस आने के बाद फिर वही हंगामे शुरू हो गए। मेरी बीवी रोज़ मुझसे शिकायत करती। कभी कहती कि तुम्हारी माँ मुझे ताने देती है। कभी कहती कि तुम्हारी माँ कहती है कि हमल के बाद से बिस्तर पर पड़ी है और घर का कोई काम नहीं करती। मैंने कभी अपनी माँ की बात सुनने और समझने की कोशिश ही नहीं की थी। बस हमेशा बीवी की बात पर यकीन करता रहा। एक तो मैं खुश था, दूसरी तरफ बीवी के इलाज पर काफ़ी पैसा लग रहा था और तीसरी तरफ मैं अपने कागजात तैयार करवा रहा था कनाडा जाने के लिए। चाहता तो कुछ अरसा रुक सकता था, बल्कि सोच भी रहा था कि जब तक बीवी का हमल का वक्त पूरा नहीं हो जाता, मुझे यहाँ से कनाडा नहीं जाना चाहिए। मगर घर की रोज़-रोज़ की किल-किल से बहुत तंग आ चुका था। इसलिए फैसला कर लिया कि जितनी जल्दी मुमकिन हो यहाँ से निकल जाऊँगा। वहाँ जाकर अच्छी नौकरी करूँगा और खूब पैसे कमाऊँगा। मेरा वीज़ा भी आ गया था। बीवी का 7वां महीना चल रहा था और मुझे 2 दिन बाद ही कनाडा रवाना होना था। उस शाम जब मैं घर में दाखिल हुआ तो बीवी और माँ के दरमियान ज़बरदस्त झगड़ा हो रहा था। दोनों को लड़ते देखकर मेरा सर पकड़ लिया। पहले मैं बीवी को उसके मैके छोड़ आया, उसके सामान के साथ। हालाँकि वो रो रही थी और कह रही थी कि ऐसी हालत में मैं तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मगर मैंने एक न सुनी। दूसरी तरफ माँ भी रो रही थी कि बेटा हमें छोड़कर मत जाओ। मैंने कहा कि मेरे लिए जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम दोनों के साथ नहीं रह सकता। वहाँ से तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक पैसे भेजता रहूँगा और दोनों खामोशी से रहना। सुमेरा अपनी माँ के घर रहेगी और आप अपने घर में। माँ ने कहा कि बेटा मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी? मैंने कहा मैं बाहर से ताला लगा कर जा रहा हूँ। आपने घर में ही रहना है। मैंने मोहल्ले वालों से कह दिया है कि आपको अपने साथ ले जा रहा हूँ। माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, ऐसा मत करो। मेरे पास ट्यूशन के बच्चे पढ़ने आते हैं। तुम जानते हो कि मैं अपनी जवानी में टीचर थी। मगर जब से तुम्हारी बीवी से मेरा दिल बेजार हुआ, तब से बच्चों को दोबारा बुलाना शुरू किया ताकि मेरा दिल लगा रहे। मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मोहल्ले की औरतों के साथ बैठकर आप फजूल बातें करें और मेरी बीवी की बुराई करें और घर के भेद बाहर ले जाएं। मैं यही चाहता हूँ कि आप घर के अंदर बंद रहें। घर में राशन पानी मौजूद है, अपना ख्याल रखना। माँ रोती रही, मगर मैंने एक न सुनी और माँ को घर के अंदर बंद करके मेन गेट का ताला लगाकर अपना सामान लेकर एयरपोर्ट रवाना हो गया। घर से निकलने के बाद ना मुझे बीवी का ख्याल था और ना ही माँ का। बस कनाडा जाने और खूब पैसा कमाने की खुशी नज़र आ रही थी। मैं वहीं इसी खुशी में मगन हो गया और दिल लगाकर नौकरी करने लगा। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और 6 माह कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। अलबत्ता बीवी फ़ोन करती रहती थी। माँ का तो बैंक अकाउंट नहीं था, मगर बीवी का था। मैं इसमें पैसे भेजना शुरू कर दिए। मगर अजीब बात ये थी कि बीवी महीना पूरा होने से पहले ही मेरी भेजी हुई रकम ख़त्म कर देती। हालांकि वो अपने मैके में रह रही थी और हर बार यही कहती कि हमारा बेटा हुआ है और इसकी तबीयत ठीक नहीं। दवाई का खर्च है, पहला बच्चा है, इसके लिए कपड़ों की खरीदारी, डायपर, दूध का डिब्बा, सब पर काफ़ी पैसा लगता है। मैंने उसे कई बार कहा कि घर हुआ और थोड़े से पैसे माँ को भी दे आना,
बीवी के पास पहले ही हमारे घर की एक चाबी मौजूद थी। मुझे लगा कि वो 1-2 बार मैंने समझा कि वो माँ को देखने गई होगी और उन्हें पैसे भी दे आई होगी। हम दोनों जब घर में रहते थे तो अक्सर छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा होता था और सबसे ज़्यादा झगड़े की वजह मेरी माँ ही बनती थी। लेकिन अब जब मैं कनाडा में था और मेरी बीवी अपने मायके में थी, तो उसे सिर्फ़ पैसों से मतलब था और वो महीना पूरा होने से पहले ही सारा पैसा ख़त्म करके मुझसे दोबारा माँग लेती थी। जब भी मैं उससे माँ के बारे में बात करता तो वो कहती कि मैं माँ के पास गई थी और उन्हें पैसे भी दिए हैं। मगर सच ये था कि वो कभी भी मेरी माँ की खैरियत पूछने नहीं गई। मैंने भी कभी माँ से खुद बात नहीं की, बस बीवी की बातों पर ही दिल को तसल्ली देता रहा। एक दिन मामू जान का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, तुम्हारी माँ का कुछ पता नहीं। मैंने कहा कि मामू जान वो तो घर पर ही होंगी, आप उनसे जाकर मिल लें, वो अकेले रह रहकर बोर हो गई होंगी। आप उन्हें अपने घर ले जाना और मुझसे भी बात करवा देना। मामूजान ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं बात भी करवा दूंगा और उन्हें अपने घर में भी ले आऊँगा। मगर कई महीने गुज़र गए, बीवी ने तो माँ का ज़िक्र ही नहीं किया और जब भी मैं बात करता तो वो बात बदल देती। मामूजान का भी कोई फ़ोन नहीं आया। एक दिन कनाडा में एक पुराना जानने वाला मिला, वो भी वहीं काम कर रहा था। उसने मुझे पहचान कर कहा, यार बहुत अफ़सोस हुआ, 2 महीने हो गए तुम्हारे मामूजान को फ़ौत हुए। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने पूछा कब और कैसे? उसने बताया कि हादसा हुआ था। शायद वो अपनी बहन यानी तुम्हारी माँ के घर जा रहे थे कि पीछे से एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और मौका पर ही जान चली गई। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ मगर इससे ज़्यादा गुस्सा अपनी बीवी पर आया। क्योंकि मामू जान से बात होने के अगले दिन मैंने बीवी को बताया था कि मामू जान माँ से मिलने जाएंगे और उन्हें अपने घर ले जाएंगे। उस वक्त बीवी ने खामोशी से सुन लिया था, मगर बाद में जब मैंने पूछा कि तुम घर गई थी तो उसने कहा कि हाँ, मगर घर पर ताला लगा था और तुम्हारी माँ मामू जान के घर चली गई हैं और मेरी उनसे बात भी हो गई थी। लेकिन जब मामू जान घर पहुंचे ही नहीं और रास्ते में ही फौत हो गए, तो फिर बीवी ने झूठ क्यों बोला? और फिर मेरी माँ कहाँ पर है? घर में है या? मेरे दिमाग में हज़ारों सवाल आने लगे। ये कहकर इमरान रोने लगा, उसकी आवाज़ काँप रही थी। मैं भी ये सुनकर सुन्न हो गया। उसने कहा कि सिर्फ़ यही नहीं बल्कि उसके बाद बीवी ने मेरा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। मुझे अपनी बीवी के बारे में भी कुछ पता नहीं, ना कोई खबर आई, ना कोई पैगाम। मैं समझा कि माँ मामू जान के घर चली गई होंगी या अपनी किसी सहेली के घर। मगर मेरे पास माँ की किसी सहेली का नंबर नहीं था। हकीकत ये थी कि वो मेरे बाद अकेली रह गई थी। इमरान की बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया कि पूरा 1 साल एक औरत गलतफ़हमी की बुनियाद पर बर्बाद हो गई। मैंने पूछा फिर तुमने क्या किया? उसने कहा कि एक रात मुझे ख्वाब आया। ख्वाब में वही दरवाज़ा बज रहा था जिस पर मैंने ताला लगाया था और अंदर से माँ की आवाज़ आ रही थी कि बेटा मैं घर के अंदर हूँ, मुझे बचा लो। उसका मतलब साफ था कि जिस दिन मैंने घर को ताला लगाकर छोड़ा था वो ताला 1 साल तक वैसे ही लटका रहा और माँ अंदर ही कैद रही। अब मुझे नहीं मालूम कि माँ की हालत क्या है या वो ज़िंदा भी हैं या नहीं। मगर गुस्सा अपनी बीवी पर आता है जो मुझे यकीन दिलाती रही कि वो माँ से मिलती है और उन्हें पैसे भी देती है। मैं काफ़ी वक्त वहाँ जाकर बहुत रोया, यादें आने लगी, कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था। इमरान खामोश हो गया। मैंने कहा इमरान अब क्या करना है? अब अपने घर का बंद दरवाज़ा खोलो, उसे खोलने की कोशिश करो। उसने कहा दरवाज़ा खोलने की मुझ में हिम्मत नहीं है। मैंने कहा दरवाज़ा तो तुम्हें खोलना पड़ेगा, देखना होगा कि वहाँ तुम्हारी माँ मौजूद भी है या नहीं। इतने में ही उसने मेरी तरफ देखा और रोती हुई आंखों से कहने लगा, अगर माँ वहाँ मौजूद हुई तो क्या मैं उनकी वो हालत देख सकूँगा जो इस बंद घर के अंदर हो गई होगी? उसकी बात सुनकर मैं भी खामोश हो गया। मैंने दोबारा उससे बात की और कहा, तुमने इस बारे में किसी को बताया है? उसने कहा कि नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं किया। अब सोच रहा हूँ कि एफआईआर दर्ज करवा दूँ। मगर मुझे डर लग रहा है कि अगर कुछ बुरा हो गया और मुझ पर ही इल्ज़ाम आ जाएगा। मेरा दिल तो यही कहता है कि माँ कहीं नहीं गई, न किसी ने उनका ख्याल रखा, वो वहीं अकेली रही होंगी। इमरान की बातों में बहुत मायूसी थी। उसने गलती की तो थी, मगर खुद को सज़ा का हकदार भी समझ रहा था। एक तरफ वो अपनी माँ की तरफ से परेशान था, तो दूसरी तरफ ये सुनकर इमरान हैरान रह गया कि उसकी बीवी से तो पिछले महीने ही बात हुई थी। पड़ोसी ने बताया कि हाँ, पिछले महीने तक तो ये लोग यहीं रहते थे, मगर उसके बाद घर बेचकर कहाँ चले गए हमें कुछ मालूम नहीं। मगर हमें ये पता चला कि सुमेरा के शौहर ने उसे छोड़ दिया है। वो उसे छोड़कर कनाडा चला गया और सुमेरा पिछले 1 साल से अपने वालिदैन के साथ रह रही थी। वो लोग तो गरीब थे, मगर न जाने कहाँ से उनके पास बड़े पैसे आने लगे थे। उन्होंने घर बेचने का फैसला कर लिया, मगर घर बेचने से पहले उन्होंने सुमेरा की शादी एक लड़के से करवा दी। वो लड़का यहाँ बहुत आता जाता था, सुमेरा से मिलता था। सुना था कि सुमेरा का अपने पहले शौहर से तलाक हो गई है, इसीलिए उसने दूसरी शादी कर ली। ये सुनकर इमरान को एक ज़ोरदार झटका लगा। उसे यकीन हो गया कि उसकी बीवी ने उसके साथ बेवफाई की है। वो रोने लगा। फिर उसने कांपती हुई आवाज़ में पड़ोस की इस औरत से पूछा,
कि सुमेरा के पास एक बच्चा भी था। वो औरत बोली, हाँ, सुमेरा का बच्चा हुआ था, मगर सुना था कि बच्चा तो पैदाइश के फ़ौरन बाद ही मर गया था। ये सुनकर इमरान फूट-फूट कर रोने लगा। उस औरत ने कहा, आप लोग क्या सुमेरा के रिश्तेदार हैं? मगर जब हमने उसे बताया कि इमरान सुमेरा का पहला शौहर है, तो ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई। फिर जाते-जाते उसने हमें एक अहम बात बताई कि सुमेरा और उसके घर वाले बहुत चालाक लोग हैं। यकीनन उनके पास जो पैसा पिछले 1 साल से आ रहा था, वो तुम्हारी ही कमाई हो सकती है। क्योंकि हमने उसे पूरी बात बता दी थी कि सुमेरा ने झूठ बोला है। इमरान ने सुमेरा को कोई तलाक नहीं दी थी, बल्कि वो तो उसके मैके में छोड़ गया था। साथ ही पड़ोसन ने यह भी बताया कि सुमेरा उसके घर वाले बहुत चालाक हैं। यकीनन सुमेरा को तुमसे ज़्यादा कोई और अमीर आदमी मिल गया होगा, इसलिए उसने तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली। वाकई सुमेरा बहुत चालाक औरत थी। इमरान बहुत ज़्यादा उदास हो गया। फिर हम दोनों चलते चलते सड़क के किनारे बनी एक मंदिर पर बैठ गए। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। ऐसे लगा जैसे उस जैसा लाचार इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। मैंने कभी ऐसा लाचार इंसान नहीं देखा था। सारी दुनिया की थकन और मायूसी उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी। मैंने कहा, अब क्या करना है इमरान? उसने कहा, यार अब मैं क्या कर सकता हूँ? जिस पर भरोसा किया, जिसे अपनी मेहनत के पैसे भेजता रहा, वो मुझे धोखा देकर चली गई। आखिर सुमेरा को क्या ज़रूरत पड़ी थी मेरे साथ ये सब कुछ करने की? मैंने अपनी माँ पर भरोसा न करके और उसके बच्चे के बारे में सोचा, मगर उसने मेरे साथ क्या किया? मैं अपने पास पैसे नहीं रोकता था, सोचता था मेरा बच्चा उसके पास है। आखिरकार मैं इतनी कमाई कर रहा हूँ, अपनी बीवी और बच्चे के लिए ही तो कर रहा हूँ ना। इसलिए मैं सारे पैसे अपनी बीवी को भेज दिया करता था और वो मेरे पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही थी, यहाँ तक कि हर बात पर मुझसे झूठ बोल रही थी। मैंने खाली नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो सड़क को घूर रहा था। मुझे देखकर कहने लगा, माँ को ढूंढते हैं। मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, चलो। रास्ते में चलते हुए वो कह रहा था कि मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर सकूंगा। मैंने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया। पूरा 1 साल वो ताला सिर्फ दरवाजे पर नहीं लगा, बल्कि मेरे दिल पर भी लगा रहा। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब ये कहानी किसी भटके हुए इंसान की नहीं रही थी, बल्कि एक बंद दरवाजे, एक लावारिस वक्त और एक खोई हुई जिंदगी की पूरी गवाही बन चुकी थी। मैंने आहिस्ता से कहा कि अब देर नहीं करनी चाहिए, हम इस दरवाजे को खोलना होगा। हम इमरान के घर के बाहर खड़े हो गए थे। मैंने कहा कि इमरान, अंदर जो कुछ भी हुआ तुम्हें सच का सामना करना ही पड़ेगा। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि मैं तैयार हूँ, लेकिन एक दरख्वास्त है, उस वक्त तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। उसने मेरा हाथ थाम लिया था। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और खुदा भी शायद तुम्हें एक और मौका देना चाहता है। एक दरवाज़ा शायद पहली बार सच में खुलने के करीब था। मैंने उसकी आंखों में वो डर देखा था जो किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। वो सिर्फ किसी गुनाह का एहसास नहीं था, बल्कि किसी हकीकत की सच्चाई से पहले की दहशत थी। जैसे वो जानता हो कि दरवाजे के पीछे जो कुछ है, वो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो, देखते हैं अंदर क्या है। मेरी आवाज़ में एतमाद था, लेकिन दिल में हल्की सी कपकपी थी। अगर सच में उसकी मां अंदर हुई, तो हम उनको किस हालत में देखेंगे? ये सिर्फ जुर्म नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा एहसास होगा, जो बहुत देर से खामोश था। वो इंसान उठने के काबिल नहीं था, कांप रहा था। टांगें ज़मीन में जकड़ गई थी। मैंने उसके बाजू थामे, उसे सहारा दिया और आहिस्ता-आहिस्ता उसे दरवाजे के करीब ले गया। मगर उसकी आंखें मुसलसल बोल रही थीं कि वो तैयार नहीं है, मगर अब पीछे हटने की गुंजाइश नहीं रही थी। दरवाज़ा खोलने से पहले फिर से अपना हाथ रोक लिया और उसका चेहरा शर्मिंदगी से सफ़ेद हो रहा था। मेरी बीवी बार-बार बेटे की बीमारी का कह-कह कर, उसकी ज़रूरतों का कहकर मुझसे पैसे लेती रही, और मैं अपनी माँ को भूल गया, और अब किस्मत ने मुझे भी वैसे ही तोड़ दिया है। मेरे पास कुछ नहीं रहा। मैं कनाडा से नौकरी छोड़कर आ गया। यहाँ की भी नौकरी छोड़ दी थी। मेरी बीवी मेरी सारी जमा पूंजी ले गई। मेरा बेटा नहीं रहा, बीवी नहीं रही। अब सिर्फ ये घर है। पता नहीं ये घर खाली है या माँ की आवाज़ों से भरा हुआ है। उसने फिर से अपने हाथ में चाबी को देखा। मैंने कहा, ताला खोलो, हिम्मत रखो, थोड़ा सा और रह गया है। हिम्मत करो एक बार फिर से। उसने फिर से ताला खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर से घुटने जोड़कर ज़मीन पर बैठ गया और अपने हाथों को चेहरे पर रखकर रोने लगा। रोते हुए कहने लगा कि मेरी माँ मुझे इसी दरवाजे से स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी। अब्बू के बगैर उन्होंने मेरी परवरिश की थी। यही वो घर है जिसमें मेरी माँ ने मेरा हर तरह से ख्याल रखा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम दोनों कुछ लम्हे के लिए खामोश रहे। फिर उसने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इसी घर पर खाली हाथ लौटूंगा। मैंने कहा, लेकिन तुम खाली हाथ नहीं लौटे हो। तुम्हारे पास सब सच है, और सच कभी खाली नहीं होता। उसने सर हिलाया, कहने लगा कि बस दुआ करो दरवाज़ा अभी खुले, और जो भी सच हो मैं उसे सहने के काबिल हो जाऊं। इमरान से ज़िंदगी ने बहुत कुछ छीन लिया था। शायद ये सब कुछ उसकी लापरवाही का नतीजा था।
बाहर जाने की खुशी, बीवी पर भरोसा करने का वहम और माँ को लाचार छोड़ देने की गलती। गली सुनसान थी, आसपास के लोग आ रहे थे। कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने फ़ौरन इमरान को पहचान लिया। कहने लगे, बेटा तुम आ गए हो, तुम्हारी माँ कहाँ है? इमरान शर्मिंदा हुआ, क्योंकि उसने जाने से पहले लोगों को बताया था कि वो अपनी माँ और बीवी को साथ लेकर जा रहा है। मगर वापस क्यों नहीं लाया था? बीवी के बारे में तो लोगों को पता चल गया था कि वो इसी शहर में है, मगर माँ कहाँ थी? मोहल्ले वालों ने उससे सवाल किया तो वो खामोश रहा, शर्मिंदा रहा। एक औरत आगे बढ़ी और कहने लगी, बेटा हमारे दिल में ख्याल आता था कि दरवाजे पर कुछ बदला नहीं है, मगर अब मोहल्ले वाले ज़्यादा कुछ पूछते नहीं थे। इमरान के लिए सच छुपाना अब नामुमकिन सा हो गया था। वहाँ हमें देखकर मोहल्ले के लोग आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगे। इमरान ने अपने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। मैं भी उसके साथ अंदर गया। गली में दोबारा सन्नाटा छा गया। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो कहने लगा कि ये वही दरवाज़ा है जहाँ माँ रोज़ बैठकर मुझे दफ्तर जाते वक्त दुआ दिया करती थी। मेरी माँ को यकीन था कि मैं वापस आऊँगा। जाने से पहले उन्होंने कहा था कि बेटा मुझे बंद करके मत जाना। मैं अकेली कैसे रहूँगी, लेकिन तुम जल्द वापस आ जाना। मैं खामोशी से इमरान के साथ खड़ा था। दीवारों पर काई जम चुकी थी, रंग उड़ गया था और ताले पर धूल जमी हुई थी। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला, हम अंदर गए। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही एक ठंडी हवा ने हमारा इस्तकबाल किया। मैंने मोबाइल की रोशनी ऑन कर दी। अंदर खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं था। हमने आहिस्ता से कदम रखा और दरवाजे की दाईं तरफ खड़े होकर इमरान ने कहा, माँ मैं आ गया हूँ। मैं चंद कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। इमरान ने आगे बढ़कर घर की तमाम बत्तियां जला दी। पूरे घर में रोशनी हो गई, मगर हर तरफ धूल और चाले नजर आ रहे थे, जैसे बरसों से सफाई ना हुई हो। इमरान ने अपनी माँ को घर के हर कोने में ढूंढा, हर कमरे में देखा, मगर वो कहीं भी नहीं थी। वो चीख रहा था कि माँ मैं आ गया हूँ, माँ तुम कहाँ पर हो? मगर हैरत की बात यह थी कि उसकी माँ कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। हमारे ख्याल के मुताबिक अगर वो 1 साल तक इस बंद घर में थी तो जिंदा तो नहीं रह सकती थी, मगर फिर उनकी लाश कहाँ गई? 1 साल में तो लाश गल सड़ भी जाती, मगर कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए था। अगर वो घर के अंदर थी तो उनका कोई निशान भी क्यों नहीं था? भला बंद घर के अंदर से वो कैसे गायब हो सकती थी? मर सकती थी, मगर फिर लाश का कोई सुराग मिलना चाहिए था। इमरान ज़ारू कतार रोने लगा और ज़ोर ज़ोर से माँ को पुकारने लगा, मगर कहीं से भी माँ का कोई पता न मिला। मोहल्ले वालों को भी कुछ मालूम नहीं था। एक एक करके सारे लोग घर के अंदर आ गए। जब इमरान ने बताया कि मैं माँ को अपने साथ नहीं ले गया, बल्कि उन्हें इस घर में ताला लगाकर छोड़ गया था, तो सब हैरान रह गए। मोहल्ले वालों ने कहा कि हम तो यही समझते रहे हैं कि तुम अपनी माँ को साथ लेकर गए हो, इसलिए हमने उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन अगर हमें पता होता कि बीबी जीनत अंदर है, तो हम कुछ भी करके उन्हें निकाल लेते। मैंने पूछा कि आप लोगों ने यहाँ किसी को आते जाते देखा, या लगा कि कोई दरवाजे पर आया हो या छत से कूद कर आया हो, मगर किसी को कुछ पता नहीं था। छत से भी घर में दाखिल होना मुमकिन नहीं था, क्योंकि छत का दरवाज़ा भी ताला बंद था। हम सब बहुत परेशान हो गए थे। समझ नहीं आ रही थी कि वो मर गई हैं या गायब हो गई हैं, और अगर गायब हो गई हैं तो कहाँ पर है? ये घर अब एक पुरअसरार मकान बन चुका था। एक जिंदा औरत इस घर से कैसे गायब हो सकती है? अगर वो मर गई थी तो लाश कहाँ गई? हम लोग सख्त उलझन में थे। मैंने इमरान को संभाला और कहा कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। हमने पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस पहुंची तो हमने पूरी बात बताई। पुलिस वाले भी हैरान थे कि 1 साल तक बंद घर में रहने वाली औरत कहाँ चली गई। अगर वो घर में ही मर गई थी तो लाश ज़रूर सड़ती और बदबू मोहल्ले में पहुंचती, मगर यहाँ ऐसी कोई बदबू नहीं थी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। अगर वो जिंदा थी तो कहाँ गई, और अगर मर गई थी तो कहाँ गई? ये सवाल सिर्फ हमारे नहीं बल्कि सबके जहनों में था। एक पहेली जो हम सुलझाने आए थे, वो मज़ीद उलझ गई थी। पूरा दिन मैं इमरान के साथ रहा। फिर 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। इमरान दिन रात रोता रहता, मैं उसे दिलासा देता रहता। मैं भी अपने घर का इकलौता बेटा था, ज़्यादा छुट्टियां नहीं कर सकता था और अपने घर वालों से दूर भी नहीं रह सकता था। इसी मैंने मोहल्ले वालों से कहा कि वो इमरान का ख्याल रखें। पुलिस अपना काम कर रही है, मगर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस को सुमेरा पर भी शक था और वो उसे तलाश कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमेरा ने ही इमरान की माँ के साथ कुछ किया हो। सच एक न एक दिन सामने आता है। जो सच 1 साल पुराना था, उसे जब से हम तलाश करने लगे थे, हमारी तलाश रायगा नहीं गई थी। पुलिस ने सुमेरा का पता लगा ही लिया था। जब सुमेरा का सामना इमरान से हुआ तो इमरान को बेहद गुस्सा आ रहा था। सुमेरा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसका कहना था कि तुम मुझे हमल की हालत में छोड़कर कनाडा चले गए थे। मैं इस बात पर नाराज़ थी और मैंने सोच लिया था कि आइंदा तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि तुमने अपनी माँ को घर में बंद कर दिया है।
उसने कहा कि जब तुम मुझे हर महीने पैसे भेजते रहे तो मैं इन पैसों को जमा करती रही और जल्द ही मैंने दूसरे शहर जाने का बंदोबस्त कर लिया। मेरी हमल में कुछ पेचीदगियाँ हो गई थी, इसलिए विलादत के वक्त बच्चा जिंदा न रह सका और मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया। मैं बच्चे का बहाना करके तुमसे जल्दी जल्दी पैसे लेती रही और फिर मैं यासिर नाम के एक लड़के से मोहब्बत करने लगी। उसने कहा कि वो मुझसे शादी करेगा। तुमसे अच्छे खासे पैसे लेने के बाद मैंने यासिर से शादी कर ली और वो मोहल्ला छोड़ दिया। मगर मैं तुम्हारी माँ के पास कभी नहीं गई। मुझे तुम्हारी माँ के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, मैं तुमसे झूठ बोलती रही कि मैं तुम्हारी माँ से मिलती हूँ, उनको पैसे भी देती हूँ, लेकिन जिस दिन से तुम मुझे मेरे मैके छोड़ कर आए थे, मैं दोबारा उस बूढ़ी औरत से मिलने कभी नहीं गई। मुझे तुम्हारी माँ पहले ही पसंद नहीं थी और ना ही मैं तुम्हारे घर वापस जाना चाहती थी। मैंने तो उसे ज़हन में पहले ही मंसूबा बना लिया था कि तुमसे बदला ज़रूर लूँगी। तुमने मुझे हमल के वक्त अकेला छोड़ दिया। तुमने कनाडा जाने की पूरी मंसूबाबंदी कर ली थी, लेकिन जाने से 2 दिन पहले मुझे बताया। इमरान कहने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि अपनी माँ के साथ भी गलत किया। तुम्हें तो तुम्हारे घर वालों के हवाले कर गया था, लेकिन अपनी माँ को तो अकेला छोड़ कर गया था। ये कहकर वो अपना सर पकड़कर ज़ारो कतार रोने लगा। सुमेरा को पुलिस ने धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुछ वक्त बाद ही वो जमानत पर रिहा हो गई। लेकिन इमरान की माँ के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चल पाया था। कई दिन इसी तरह गुजर गया। मैं दफ्तर में था जब अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी। जब मैंने स्क्रीन देखी तो इमरान का फ़ोन था। मैंने फ़ौरन कॉल रिसीव की। इमरान ने बताया कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। मैं उसके बताए हॉस्पिटल पहुंचा तो एक नई हकीकत मेरे सामने आई। इमरान के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और एक औरत उसके बिल्कुल करीब बैठी हुई थी, दरमियानी उम्र की औरत। इमरान ने मुझे देखकर कहा, भाई देखो, ये औरत मेरी माँ है। इसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने गौर से उसको और उस औरत को देखा जो बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन इमरान के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। इमरान ने कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है अहमद। मेरी माँ मुझे मिल गई। मैं ये हकीकत जानना चाहता था कि उसकी माँ कैसे मिली। ये सब कुछ उसकी माँ ने अपनी ज़बानी मुझे सुनाया। हुआ कुछ यूँ कि जब आज सुबह इमरान हर दिन की तरह अपनी माँ को तलाश करने के लिए कहीं ना कहीं फिर रहा था, आज भी जब वो हाईवे के रास्ते पर जा रहा था तो अचानक एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि उसकी आंखों में अपनी माँ की यादें थी और वो इन्हीं यादों में खोकर अपनी माँ को तलाश कर रहा था। जब गाड़ी से ज़ोरदार टक्कर हुई तो उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। उसके सर से खून बह रहा है और वो ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गया। लेकिन एक औरत ने उसे संभाला और हॉस्पिटल तक पहुंचाया। बेहोश होने से पहले उसने देखा कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है। वो खुद को होश में रखने की कोशिश कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता माँ माँ पुकार रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद हो रही थी। फिर जब हॉस्पिटल के बिस्तर पर पहुंचा तो इलाज के बाद उसे होश आया तो देखा कि उसकी आंखों के सामने वाकई उसकी माँ बैठी हुई है। उसे यकीन नहीं आ रहा था, मगर जब उसने अपनी माँ से बात करने और यकीन करने की कोशिश की कि ये वाकई उसकी माँ है या कोई और है, तो उसकी माँ ने बताया कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ बेटा। ये सुनकर वो खुशी से झूम उठा। वो बिल्कुल ठीक हो गया और फ़ौरन अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि माँ, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया। फिर उसकी माँ ने एक सच्चाई बताई जिसे सुनकर मेरे भी होश उड़ गए और मैं सोच में पड़ गया कि कुदरत बिछड़े हुए लोगों को ऐसे भी मिला सकती है। दरअसल उसकी माँ एक स्कूल में टीचर थी। जब इमरान की शादी हो गई थी तब भी अपने बेटे की बीवी के साथ उसकी नहीं बनती थी, लेकिन वो स्कूल में पढ़ाने जाती रही। मगर उसकी बीवी चाहती थी कि उसकी माँ स्कूल में पढ़ाने की बजाय घर में नौकरानी की तरह काम करे। फिर उन्होंने घर में रहकर घर के काम शुरू कर दिए थे, लेकिन उन्हें फिर भी बच्चों से बहुत लगाव था। इसलिए उन्होंने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। हर दिन सुबह सवेरे वो अपने ही मोहल्ले के बच्चों को जो उनके पास ट्यूशन पढ़ने आते थे, उनको वो रोज़ाना स्कूल जाते हुए बच्चों को देखती और उन्हें हर रोज़ एक नई नसीहत दिया करती थी। ऐसी नसीहत जिसके बच्चों को रोज़ कोई ना कोई नया पैगाम मिलता था। जब इमरान की माँ अपने मामू के घर रहने गई हुई थी तो बच्चों को इस बात का अंदाज़ा था कि उनकी उस्ताद यहाँ नहीं है बल्कि किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हैं। लेकिन वापसी के बाद जब उन्होंने दोबारा बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो कहा कि अब मैं कभी नहीं जाऊंगी और तुम लोगों की छुट्टियां भी नहीं होगी। अगर इसी दौरान इमरान ने अपनी माँ को घर में ताला लगाकर कनाडा का रुख कर लिया। बच्चे रोज़ उम्मीद भरी नज़रों से दरवाजे को देखते रहते, पढ़ने के लिए जाने की उम्मीद में, और अपनी उस्ताद से एक नई नसीहत सुनने की चाहत भी उनके दिल में मौजूद थी। कुछ दिनों तक तो उसकी माँ घर के अंदर ही गुजारा करती रही और रोती रहती। अगर एक दिन वो खिड़की के पास बैठी ज़ारो कतार रोने लगी और चाहती थी कि कोई उन्हें इस घर से निकाल दे, क्योंकि अब इस बंद घर में उनका दम घुट रहा था। पहले तो कई दिन तक वो ये सोचती रहीं कि बेटा उन्हें इस घर में बंद कर गया है
तो जल्द ही आकर निकाल भी देगा। मगर कोई भी उन्हें निकालने नहीं आया। इसीलिए वो खिड़की के पास बैठी ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। सुबह सवेरे जब आस-पास के लोगों ने उनके रोने की आवाज़ सुनी तो हैरान रह गए कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। घर में ताला है, ज़रीना बीबी को तो उनका बेटा अपने साथ कनाडा ले गया था। तो फिर घर के अंदर से ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ऐसा क्यों लगता है कि कोई दरवाज़ा बजा रहा है या कोई रो रहा है? मोहल्ले वालों ने इस बात की तहकीक की तो पता चला कि ज़ीनत बीबी घर के अंदर है। उन्होंने घर का ताला तोड़ दिया। मोहल्ले वालों को ये भी शक था कि शायद कोई चोर आ गया हो। और जो बच्चे सुबह अपनी उस्ताद से एक नई नसीहत लेकर स्कूल जाया करते थे, वो भी महसूस कर रहे थे कि घर में कोई मौजूद है, क्योंकि वो बच्चे हर सुबह बेचैनी से दरवाजे को देखते और अपनी उस्ताद को ढूंढने की कोशिश करते। जैसे ही मोहल्ले वालों ने ताला तोड़ा तो देखा कि वो घर में बेहोश पड़ी हैं। उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि वो 3 दिन से कुछ नहीं खा सकी और दम घुटने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया। मोहल्ले वालों ने उनका इलाज करवाया। मोहल्ले की एक औरत जो उनकी ख़ास सहेली थी और पहले ज़माने में उनके साथ स्कूल में पढ़ाती थी, उसने ज़ीनत बीबी की बहुत मदद की, उनका इलाज करवाया और ख़िदमत की। फिर मोहल्ले की कमेटी के लोगों ने एक मीटिंग रखी और ज़ीनत बीबी से पूरी बात पूछी कि आखिर आप घर के अंदर क्या कर रही थी? आपका बेटा और बहू कहाँ हैं? ज़ीनत बीबी ने मोहल्ले वालों को सब कुछ बताया और कहा कि अब मेरी जान तो बच गई, मगर मेरा बेटा मुझे घर के अंदर बंद करके अकेला छोड़ गया था। मगर मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को मेरे बारे में पता चले। अगर आप लोग मुझे वक्त पर ना बचाते तो मेरी जान जा सकती थी। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को मेरी हालत के बारे में कोई कुछ ना बताए। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जब भी यहाँ वापस आए तो उसे एहसास हो कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब मेरा बेटा मेरी फ़िक्र में तड़पते हुए यहाँ आएगा। ज़ीनत बीबी को ये बात पता चल गई थी कि इमरान कब वापस आया और अपने घर आया। जब उसने घर का दरवाज़ा खोला तो मोहल्ले वालों ने भी अच्छी अदाकारी की। इमरान को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो ज़ारों कतार रो रहा था। अपनी माँ के हाथ पाँव पकड़कर माफ़ी माँग रहा था। मगर वो माँ थी, उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। उसी के बेटे ने अपनी बीवी का ख़्याल रखने के लिए उसे तो उसके मैके छोड़ दिया, मगर अपनी माँ को घर के अंदर अकेला छोड़कर चला गया। उस औरत ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया, यहाँ तक कि वो उसके आस-पास ही रहती रही और इमरान उन्हें तलाश करता रहा। वो चाहती थी कि उसका बेटा किसी भी तरह उन्हें तलाश कर ले, मगर इमरान अपनी माँ को ढूँढने में हर बार नाकाम रहा। इस बार जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने अपने बेटे को बचाया, फ़ौरन हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल जाकर उसे पूरी हकीकत बताई। गलती तो हर इंसान से होती है, मगर जब हम कुछ गलतियाँ जानबूझकर करते हैं, तो उनका अंजाम हमें अनजानी गलतियों से भी बड़ा मिलता है। इमरान की माँ ने उसे उसकी बीवी की हकीकत भी बताई कि तुम्हारी बातों पर मुझसे लड़ा करती थी और जानबूझकर मुझसे बहस करती थी, मगर तुमने हमेशा अपनी बीवी की परवाह की। वो बहुत शर्मिंदा था और अपनी माँ से माफ़ी मांगता रहा। उसकी माँ ने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि वालिदैन अपने बच्चों की कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो, फ़ौरन माफ़ कर देते हैं। शायद बच्चों का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वो अपने वालिदैन को माफ़ कर सकें, बल्कि वो तो वालिदैन की छोटी-सी गलती पर भी उन्हें सज़ा देने में लग जाते हैं। ये कहानी एक पछतावे के तौर पर है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब कुछ गलतियाँ हम जानबूझकर कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, मगर जब उनका अंजाम हमारे सामने आता है, तो हमसे वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। और वालिदैन के साथ कुछ भी बुरा करने से पहले अपना अंजाम हमेशा सोच लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।